हम लोग बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 21 इसका आपराधिक न्याय प्रशासन, इस पर क्या क्या इंपैक्ट हुआ है। अभी एक्सटेंडेड व्यू आपका आर्टिकल 21 के क्षितिज में या आर्टिकल 21 में जो विस्तार हुआ है मेनका गांधी के बाद, उसकी अभी चर्चा ही शुरू नहीं हुई है। अभी एक्सटेंडेड व्यू ऑफ आर्टिकल 21 उस पर हम बात नहीं कर रहे। हमने आपसे कहा था कि अनुच्छेद 21 का जो नया वर्जन सामने आया है मेनका गांधी के बाद, इसका सर्वाधिक प्रभाव हुआ है उन क्षेत्रों में जहां प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इसको सर्वाधिक भौतिक रूप में नुकसान पहुंचाया जाता है, और वो आपराधिक न्याय प्रशासन वही है। तो आपराधिक न्याय प्रशासन पर हम इंपैक्ट देखते हैं मेनका गांधी के डिसीजन का। लेकिन इसके बाद चूंकि ये कह दिया कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इस शब्दावली में जितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हो सकती हैं वो सब शामिल है। और जैसे ये कहा वैसे अनुच्छेद 19 से उसका एक संबंध भी जुड़ गया, क्योंकि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं तो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। इसलिए उन्होंने जैसे ये कहा कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं सहित सभी स्वतंत्रताएं वर्णित है। वैसे ही एक और आवश्यकता जो निर्मित हो गई कि अब अगर किसी भी स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो उस कानून की विशेषताओं से युक्त होना ही होगा, यानी उसे जस्ट फेयर और रीजनेबल ये होना ही होगा। क्योंकि अगर वो रीजनेबल नहीं है तो कानून की विशेषता जो हिस्टोरिकली या दार्शनिक तौर पर समझी गई है, उस विशेषता को पूरा वो कर रहा हो, ऐसा ही नहीं होगा। इसलिए उसे अनुच्छेद 14 इसे संतुष्ट करना पड़ेगा, तभी वो दार्शनिक तौर पर और ऐतिहासिक तौर पर जो कानून समझा गया है उसके तुल्य, उसके समान हो पाएगा, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा। और फिर वो किसी ऐसी स्वतंत्रता पर अगर प्रतिबंध लगा रहा है जो अनुच्छेद 19 में वर्णित नहीं है, तब तो वो सिर्फ जस्ट फेयर और रीजनेबल हो जाए, और वो उस स्वतंत्रता को जिसे वो सीमित करने जा रहा है, उसे सीमित करने के लिए जिस प्रक्रिया का वर्णन करे वो प्रक्रिया जस्ट फेयर और रीजनेबल हो जाए, बस। उस कानून और उसकी प्रक्रिया से संबंधित व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल किसी भी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। लेकिन अगर वो कानून किसी ऐसी स्वतंत्रता को सीमित करने जा रहा है जो अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं में भी वर्णित है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता में सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं, तो अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं उसमें ऑटोमेटिकली आ गई। हालांकि उन्होंने क्लियरली ये कहा भी है मेनका गांधी ने कि अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं के सहित सब शामिल है। लेकिन अगर ना भी कहे तो भी जो कुछ कह रहे हैं उससे इन्फ्रेंस यही आएगा कि 6 स्वतंत्रताओं सहित जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं सब प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है। हालांकि मेनका गांधी में उन्होंने और ज्यादा क्लियर किया है और यह कहा है कि प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रताओं में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझी गई है उन्हें अनुच्छेद 19 में अलग से वर्णित कर दिया।
और उन्हें एडिशनल प्रोटेक्शन, अतिरिक्त संरक्षण यह दे दिया। अदरवाइज बात यही है कि ये जो प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता शब्द आया है, इसमें अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं सहित सभी शामिल है। तो एक बात लॉजिकली निकल आती है कि अगर आप किसी व्यक्ति की किसी भी स्वतंत्रता को सीमित करने जा रहे हो और बाई चांस वो स्वतंत्रता जिसे आप सीमित करना चाहते हो वो अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताओं में से किसी एक से संबंध रखती है, तो आपका काम अनुच्छेद 19 में वर्णित महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं में से किसी एक को भी प्रभावित करने वाला है। और चूंकि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं महत्वपूर्ण समझी गई हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त संरक्षण दिया है। और अतिरिक्त संरक्षण देने का जो तरीका अपनाया है, वो तरीका ये अपनाया कि उन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने के शीर्षक भी निश्चित कर दिए। शेष स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने के शीर्षक निश्चित नहीं है, उनके संबंध में सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि आप जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर और जस्ट फेयर और रीजनेबल लॉ ये बनाकर उसकी प्रक्रिया से उन्हें सीमित कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, अन्य स्वतंत्रताओं में और अनुच्छेद 19 में शामिल 6 स्वतंत्रताओं में इसीलिए उनको अतिरिक्त महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा गया है। कानून में जरूरी है कि वॉट एवर यू आर सेइंग, अगर आपसे कहा जाए कि इसको प्रूव करिए कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो ठीक वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, तो आप अपनी बात को सिद्ध कर सकें, तभी आप कानून के मुताबिक अपनी बात कह रहे हैं ये माना जाएगा। अदरवाइज आपकी बात लफाजी है। ठीक है, आपकी बात का कोई मतलब नहीं, कम से कम वो कानून के आदमी की बात नहीं है। जो कानून का आदमी बात करेगा तो वो अपनी बात को साबित करके दिखाएगा। इफ एनीवन इज सेइंग कि द लिबर्टीज, द फ्रीडम्स which are considered by the framers most important, ठीक है, they are additionally protected by gathering them under article 19, तो आपको साबित करके दिखाना होगा कि वाकई में ज्यादा महत्वपूर्ण। किस आधार पे कह रहे हैं आप सिर्फ कह दें कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम मान लें, तो ये तो नहीं हो सकता। आप कानून के विद्यार्थी होते हुए कानून को इतिहास की तरह पढ़ते हैं और लॉ कॉलेजेस में और सब जगह का मतलब सब जगह नहीं होता। ठीक है, कभी भी जब सब जगह कहा जाता तो उसका मतलब सब जगह नहीं होता, अधिकांश जगहों पर उसका मतलब होता है। अधिकांश जगहों पर कानून इतिहास की तरह पढ़ाया जा रहा है। तो इतिहास पढ़ने का तरीका क्या है? ये है, इसे याद कर लो। ये जो पढ़ने का ढंग है वो किसका? इतिहास के पढ़ने का ढंग है। और आप कानून भी इसी ढंग से पढ़ना कि सुप्रीम कोर्ट ने AK गोपालन में ये कहा, याद कर दो। मेनका गांधी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, याद कर दो। ये इतिहास पढ़ने का ढंग है, ये कानून पढ़ने का ढंग नहीं है। कानून पढ़ने का ढंग यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, किस आधार पे कहा, क्यों कहा, जो कुछ कहा उसके लिए बेर में आधार कहां है, और अगर आधार नहीं तो निराधार है सुप्रीम कोर्ट की बात। और अगर निराधार सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है तो हम उसको मानेंगे नहीं। हालांकि न मानने का मतलब यह नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट आचरण करेंगे। न मानने का अर्थ वही बात है ना कि आपने हर बात का एक निश्चित अर्थ ले रखा है। यह सबसे बड़ी गड़बड़ है।
न मानने का अर्थ यह भी है कि हम उसमें बदलाव की कोशिश ये करते रहेंगे, और अगर मान लिया तो बात खत्म हो गई। ठीक है ना, अगर आपने मान लिया तो बात खत्म हो गई, क्योंकि ठीक आ गया। इसलिए कानून पढ़ने का जो तरीका है वो तरीका ये नहीं है कि ये लिखा है इसे याद कर लो, नो। वो तो पढ़ने का तरीका ये है जो लिखा, जो बताया गया, क्यों बताया गया, लॉजिक क्या है उसके पीछे। ठीक है, और वो लॉजिक जो बेसिक तौर पर कानून अधिनियमित है उससे कितना संगत है, और यदि संगत नहीं है तो वो व्याख्या आपकी ठीक नहीं है। व्याख्या जो सिद्धांत के अनुसार नहीं है वो व्याख्या नहीं है, कम से कम वो सिद्धांत की व्याख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको विश्वास करना सिखाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये है, इसे याद कर लीजिए, और इसलिए जीवन में आपकी अप्रोच लीगल नहीं हो पाती। ठीक है, जिंदगी में नहीं होती। जबकि सबसे पहली जरूरत यह है कि आप क्यों कहना सीखें, क्यों कहना। ठीक है, आप मिलिट्री के जवान नहीं हैं, वहां क्यों, इसे पूछना मनाही है, नहीं पूछ सकते आप। और जो क्यों पूछ सकता है वही व्यक्ति है। हमने कहा था जो जीवित प्राणी है वो व्यक्ति नहीं है। जो विधि शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि पर्सनालिटी किसके पास है, व्यक्तित्व किसके पास है, तो दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं। हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में जब पर्सनालिटी को डिस्कस किया था तो बात की थी। एक वो पर्सनालिटी है जो आप ईश्वर के यहां से लेकर आए। ठीक है, और उस पर्सनालिटी के नाते जो ईश्वर ने आपको दी, आप कुछ अधिकारों को धारण करने के योग्य मान लिए जाते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि पर्सनालिटी का आवश्यक संबंध अधिकारों को धारण करने के सामर्थ्य से है। ठीक है ना, किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी बात ऐसे मत ले लीजिएगा, किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप किताबें पढ़ना बंद कर दें। उन्हें पढ़ने की जरूरत है। हम जिस संदर्भ में ये कह रहे हैं कि किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी संदर्भ में समझिए। चीजों को समझने के लिए दुनिया सिर्फ देखकर समझा जा सकता है। जितने पहली बार समझा था चीजों को उतना ऐसे ही समझा। व्यक्ति पैदा हुआ यह कहा जाता है, तो व्यक्ति पैदा हुआ ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास व्यक्तित्व है। उसके पास व्यक्तित्व यानी क्या है? उसके पास व्यक्तित्व यानी वो कुछ अधिकारों को धारण करने की क्षमता से युक्त है। इसलिए उसे उन अधिकारों के बारे में पता है, नहीं पता इससे मतलब नहीं है, लेकिन धारण करने की क्षमता से युक्त है। बच्चा जो नवजात है उसे अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन है उसके पास अधिकार। जीने का हक है उसके पास, पोषण पाने का हक है उसके पास। ठीक है, मां बाप से लाड़ प्यार पाने का हक है उसके पास, और इन अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्काल राज्य खड़ा है। मां बाप भी, आपने पढ़ा है आईपीसी में, क्योंकि आईपीसी का ही सेक्शन अभी हमें याद है। ठीक, कहां 317 12 साल से कम आयु का बच्चा, उसके संरक्षक माता पिता भी आरक्षित छोड़ देंगे तो जेल जाएंगे। ठीक है, बच्चा राज्य का नागरिक भी है, इसलिए उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य खड़ा है, और राज्य परम संरक्षक है। मां बाप से भी ज्यादा संरक्षक राज्य है। ठीक है, तो वो अधिकार धारण कर रहा है, इसलिए कहते हैं व्यक्ति पैदा हुआ। इसका मतलब व्यक्तित्व, इसका आवश्यक संबंध अधिकार धारण करने की क्षमता से है।
अब अधिकारों के कई प्रकार हैं, ठीक है। अधिकार एक प्रकार के नहीं है, कुछ अधिकार मूल अधिकार बताए जाते हैं। मूल अधिकार और प्राकृतिक अधिकार बात लगभग एक सी है। वे अधिकार जो आप लेकर जन्मे हैं उन्हें प्राकृतिक अधिकार यह कहा जाता है। उनमें से कुछ को मूल अधिकार की संज्ञा ये दे दी गई, ठीक है। फिर आपके विधिक अधिकार, फिर एक व्यक्तित्व जो ईश्वर के यहां से आप लेकर आए थे, ठीक है, और जिसका संबंध व्यक्तित्व का संबंध क्या हुआ? अधिकार धारण करने की क्षमता। अब प्रकृति ने जिनको अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों को धारण करने के योग्य समझा है, जरूरी नहीं है कि कानून उन सबको अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों को धारण करने के योग्य माने, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कानून कहता कि नहीं अवयस्क को हम नहीं देंगे, इसलिए नहीं कि अवयस्क से कोई दुराव है, इसलिए उसी के भले के लिए, क्योंकि कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार इस पृथ्वी पर जीने लायक सुविधाओं से संबंधित, ये जीने लायक परिस्थितियों से संबंधित, इसलिए उनके बारे में निर्णय करने का हक एक मैच्योर पर्सन को ही होना चाहिए। दैट इज वाई कानून छांटता है कि प्राकृतिक अधिकारों में से हम किसको अपने द्वारा प्रदत्त अधिकार देंगे। लेकिन मूल बात वही है, मूल बात वही है कि व्यक्तित्व क्या है? अधिकारों को धारण करने की क्षमता। वो प्रकृति प्रदत्त अधिकार है, कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है, इससे लेना देना नहीं है। नक्शल में इसी को व्यक्तित्व कहते हैं। और इसकी पहली बार समझ व्यक्ति को कब आई थी? ठीक है, आपके आसपास चीजें घटती रहती हैं, ठीक है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता, जिसका जाता है उसी को जीनियस कहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इस प्रक्रिया से सोचने की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। ये हीगल के जमाने में हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ था। ये हमेशा से ऐसे ही है, हमेशा से ऐसे ही है। आप कुछ भी सोचते हैं, आपका मन, कहते हैं आपके दो मन हैं, एक में एक बात उठती है और दूसरा उसका विरोध करता है। लेकिन इन दो मनों की पहचान भारतीय मनीषा ने बहुत पहले की थी, तभी उसने कहा दो मन है। लेकिन आधुनिक युग में, पश्चिम के जगत में इस पहचान को पहली बार किसने किया? हीगल ने। और चलो भारतीय मनीषा ने पहले किया, तो जिसने किया उसने देखा ना, और भारतीयों में उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने तो नहीं देखा। तो ये आम आदमी है, वो खास आदमी है, वो जीनियस है। ये जीनियस नहीं है क्योंकि इनका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं जा रहा है, कैसे हो रहा है, जिसका जा रहा है उसी का वही जीनियस है। तो व्यक्तित्व क्या होता है, ये बात आदमी के दिमाग में पहली बार तब क्लिक की है आधुनिक युग में, जब उसने देखा नाटक, उसने नाटकों को देखा। नाटक में है क्या कि राम भरोसे राम बने हुए हैं, ठीक है। और राम भरोसे जब राम बने हुए हैं, उस समय वो ये भूल गए हैं कि हम राम भरोसे, वो खुद राम हो गए, बजाय उनके भरोसे रहने के वो खुद राम हो गए। और जिस समय वो खुद राम हुए उस समय बिल्कुल भूले हुए हैं कि वो राम भरोसे हैं। राम का व्यक्तित्व उनमें समा गया है। राम जिन अधिकारों और कर्तव्यों को धारित करते रहे होंगे, इस समय वो उन कर्तव्यों और अधिकारों को धारित करने की बात कह रहे हैं, और इतना कह रहे हैं कि राम भरोसे हैं ही नहीं। और अगर राम भरोसे हैं तो राम का नाटक पूर्णता को नहीं पहुंचेगा, फिर तो वो, ठीक है, ये कहा जाएगा कि अच्छा अभिनय, अच्छी एक्टिंग नहीं की आपने।
क्योंकि डायरेक्टर मार के भगा देगा अगर उन्हें एक क्षण भी याद रहा कि राम भरोसे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति ने देखा इस बात को और वो समझ गया कि इस समय राम के व्यक्तित्व को जी रहे हैं। कौन? राम भरोसे। और राम के व्यक्तित्व को जी रहे हैं क्यों? इसलिए क्योंकि वे राम के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि व्यक्तित्व और अधिकार और कर्तव्य को धारित करने की क्षमता, इसके बीच एक अविच्छिन्न संबंध है। ठीक है, यह चीज पहली बार दिखाई दी है। ठीक है, तो कानून को पढ़ने का तरीका यह नहीं है कि हम आपको बता दें और आप इतिहास की तरह याद कर लो। ये इतिहास को पढ़ने का तरीका हो सकता है, बट ये कानून को पढ़ने का तरीका बिल्कुल नहीं है। और आपको अधिकांश जगहों पर इसी ढंग से पढ़ाया जा रहा है। हमने आपसे बात शुरू की थी, अपराध क्या है ये नहीं बता रहे हैं, अपराध के आवश्यक तत्व बता रहे हैं। ठीक है, बेवकूफी की बात। हम ये नहीं कह रहे कि अपराध के आवश्यक तत्व नहीं बताने चाहिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले है। तो अगर हमने कहा कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई दे आर एडिशनली सिक्योर्ड, तो आई मस्ट प्रूव, हमें साबित करना होगा कि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका एविडेंस क्या है? दे आर एडिशनली प्रोटेक्टेड। और एडिशनली प्रोटेक्टेड करने का ढंग क्या है कि उनके वायलेशन के या उनके अतिक्रमण के या उन पर अंकुश लगाने के आधार स्वयं फ्रेमर्स ने निश्चित कर दिए। उनके अलावा यू कांट रेस्ट्रिक्ट द लिमिट और द एक्सटेंशन ऑफ दोज फ्रीडम्स और लिबर्टीज। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ठीक है कि पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता और प्राण की स्वतंत्रता, इसमें सब शामिल है, इंक्लूडिंग दो 6 फ्रीडम्स विच आर गिवन अंडर आर्टिकल 19। बट all the freedoms which are included in these 2 terms are not equally important like those freedoms which are included in article 19। ये ऐसा नहीं है। इसलिए आप कोई कानून बनाएंगे जो सिर्फ प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता को सीमित करने जा रहा है, तो उसका आधार कुछ भी हो सकता है। बस उस कानून और उस कानून की प्रक्रिया को क्या होना होगा? जस्ट फेयर और रीजनेबल। आप अन्य स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकेंगे, लेकिन अगर आपने ऐसी स्वतंत्रता को छूने की कोशिश की जो अनुच्छेद 19 में एडिशनली प्रोटेक्टेड है, तो आपको क्या करना होगा कि अव्वल पहली बात, आप कानून बनाकर उस स्वतंत्रता को सीमित कर पाएंगे, क्योंकि वहां क्या लिखा है? राज्य विधि बनाकर। ठीक है, यह लिखा है अनुच्छेद 19 में, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। आप अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो निर्बंधन लगाएंगे वो कैसा होगा? युक्ति संगत। और निर्बंधन किसी भी आधार पर नहीं हो सकता, सिर्फ उन आधारों पर हो सकता है जो अनुच्छेद 19(2) से लेकर 6 तक वर्णित है। ये एडिशनल प्रोटेक्शन है। ठीक है ना? और आपको कानून पढ़ाते समय या बताए जाने के समय ये बात साबित करके दिखानी चाहिए। और अगर ये बात साबित नहीं की जा रही है, यूं ही आपसे कहा जा रहा है, तो आप इतिहास के ढंग से कानून पढ़ रहे हैं और आपकी अप्रोच जीवन में लीगल नहीं हो सकती। ठीक है, आप इतिहास की अध्ययन पद्धति है कानून के अध्ययन के लिए अपना रहे हैं। ये हम कह नहीं रहे, जरा अपने में अनुभव कर लीजिए। ठीक है, और अपने दिलों पर हाथ रख लीजिए। हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरी बात में तत्व लगे तो सहमत होइए और न लगे तो असहमत हो जाइए।
असहमत होना बुरा नहीं है, ठीक है, असहमति में से ही रास्ते निकलते हैं, ठीक है। और जो परम स्थिति को पहुंचता है वो सहमत असहमत दोनों से पार चला जाता है। लेकिन हम परम स्थिति में भी नहीं गए, लेकिन परम स्थिति में जाने का रास्ता यही है। अगर आज आपने सहमत और असहमत होना छोड़ दिया तो आप न्यूनतम स्थिति पर रहेंगे, आप मूर्ख कहलाएंगे। हमने आपसे कहा था मूर्ख और परम पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति दोनों समान होते हैं, दोनों दिमाग का इस्तेमाल छोड़ देते हैं। वो छोड़ता है, ये दिमाग का इस्तेमाल करने की क्षमता से हीन होते हैं, इसलिए दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, दोनों में सादृश्य होता है, लेकिन दोनों में ऊंचाई के दृष्टिकोण से देखें तो जबरदस्त फर्क होता है। आपको पहुंचना वहां है जहां सहमति और असहमति दोनों छूट जाएंगी, लेकिन अभी हम वहां पहुंचे नहीं। इसलिए हमने कहा था एक बार आपसे चर्चा करते हुए कि वो देश जहां इतने उदात्त विचार जन्मे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, ठीक है, और वो देश इस नैतिक पतन पर पहुंचा है, ठीक है, तो इसका कारण ही यह था कि आप उस भाव भूमि को उपलब्ध हुए बिना जहां आप ये कह सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है, सिर्फ इन शब्दों के उच्चारण से अपने को ऊंचा दिखाने का प्रयास करने लगे थे, तो आप नीचे ही दिखाने का प्रयास आपने वो किया, तो आप ऊंचे तो नहीं हुए, पाखंडी जरूर हो गए, झूठे जरूर हो गए, नीच जरूर हो गए। यही हमारे साथ हुआ है। इसलिए हमें कानून तो नहीं आया, हम कानून के नाम पर काले कोट पहनकर जज और वकील के रूप में घूमने जरूर लगे, ठीक है, ये अवश्य हो गया। और हमने समाज को धोखा देना और कपट करना और पाखंड करना ये जरूर शुरू कर दिया है, ठीक है। कानून को कानून के तरीके से पढ़ा जाएगा। तो अगर आप कोई ऐसी स्वतंत्रता सीमित करने जा रहे हैं जो अनुच्छेद 19 में एडिशनली प्रोटेक्टेड है, तो आप सिर्फ विधि और उसकी स्थापित प्रक्रिया इससे ही उसको सीमित नहीं कर सकते, बल्कि उसे उन आधारों पर आधारित होना होगा जिन आधारों पर उस पर्टिकुलर स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। और हिस्टोरिकली और फिलोसफिकली कोई भी चीज कानून का स्वरूप तब ग्रहण कर सकती है जब वो जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो। दैट इज व्हाई इन मेनका गांधी द कोर्ट हैज सेड दैट देयर इज अ इंटर रिलेशन बिटवीन 14, 19 एंड 21, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा। और जब देयर इज अ इंटर रिलेशन और आपने किसी व्यक्ति को जेल भेज दिया, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को जेल भेजा है, तो जेल ही तो भेजा है, ठीक है। हमारी सबसे गंदी आदत यह है कि हम दो एक्सट्रीम पर जीते हैं, दो एक्सट्रीम पर, दो अतियों पर जीते हैं, ठीक है। हम कभी समस्या के मूल पर या समस्या पर सर्वांगीण चिंतन करते ही नहीं, ठीक है। सोसाइटी में दुखद घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। जब भी कोई दुखद घटना होती है कानून बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ठीक है, वो भी होना चाहिए, लेकिन दुखद घटना क्यों घटी इस पर भी विचार होना चाहिए, अपने में भी कुछ सुधार लाने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा हम कभी करते नहीं हैं, ठीक है। हमने अपनी बात के, हर बात के निश्चित अर्थ कर रखे हैं। बस वही, जैसे ही कोई व्यक्ति दोषित हुआ हमने उसे दुनिया का सबसे बुरा आदमी मान लिया। वो दोषित क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में उसने हत्या की या कोई भी अपराध किया, क्या उद्देश्य था, क्या वो हासिल करना चाहता था,
इस सब पर कोई विचार नहीं, और इस पर भी विचार नहीं कि हम सबूतों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय करते हैं, और सबूत उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, यानी मिथ्या साक्ष्य गढ़ा भी जा सकता है। और इसीलिए मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने के संबंध में आईपीसी में दंड की व्यवस्था है। अगर दिया और गढ़ा जा ही ना सकता होता तो फिर दंड की व्यवस्था नहीं होती। मतलब दिया और गढ़ा जा सकता है, और प्रत्येक अपराध पता नहीं लगता है, ठीक है, जरूरी नहीं है प्रत्येक अपराध पता ही लग जाएगा, और पता भी लग जाए तो प्रत्येक अपराध के लिए व्यक्ति दंडित ही हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो मिथ्या साक्ष्य दिया गया, गढ़ा गया, पता ही नहीं लगा और वो दंडित हो गया, तो जो दंडित हो गया वो त्याज्य है, उसके साथ अनह्यूमन व्यवहार होना चाहिए, ये नहीं कहा जा सकता, ये कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो मेनका गांधी, इसके बाद जब लीगल सिनेरियो बदला तब इस बात पर विचार शुरू हुआ कि भाई जिसे दंडित किया उसे सिर्फ दंडित किया। हमने आपने कहा मेनका गांधी के दो इंपैक्ट हुए, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर, दूसरा उसका एक्सटेंडेड व्यू है। एक्सटेंडेड व्यू कहां से आया कि पर्सनल लिबर्टी और प्राण की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, इसमें अनेकों स्वतंत्रताएं शामिल, अनेकों नहीं, जितनी हो सकती सब शामिल है। तो जितनी हो सकती उनमें से अलग अलग स्वतंत्रताएं पहचानी गई हैं, ठीक है, और अलग अलग स्वतंत्रताओं को अलग अलग मान्यता दी गई है कि यह भी प्राण की स्वतंत्रता में शामिल है, यह भी दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है, अलग अलग पहचान कर, और अलग अलग स्वतंत्रताओं को पहचान कर उन्हें अलग पहचान देना, यही अनुच्छेद 21 का एक्सटेंडेड व्यू कहलाता है। उसके दो ही परिणाम हुए, एक एक्सटेंडेड व्यू आया है, यानी बहुत सारी स्वतंत्रताएं जो प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है, किंतु पहले इंडिविजुअल आइडेंटिटी उन्हें नहीं मिली थी, अब उन्हें इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिलनी शुरू हो गई है। इट इज द एक्सटेंडेड व्यू ऑफ आर्टिकल 21। और दूसरा उसका इंपैक्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर है, क्योंकि सर्वाधिक वायलेशन वही होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि व्यक्ति ने अगर अपराध किया है, वो दंडित हो गया, तो दंडित ही तो हुआ, और दंड आपने क्या दिया, आजीवन 6 प्रकार के दंड पूर्व के आईपीसी में होते थे, अब 7 प्रकार के हैं। 6 ही प्रकार के तो थे, अब 7 हो गए, उसमें कम्युनिटी सर्विस और जुड़ गया, सामुदायिक सेवा, अदरवाइज वो 6 तरीके के थे। निर्वासन खत्म कर दिया था, तो आपने 6 तरीकों का दंड संबंधित व्यक्ति को दिया, वो दंड वो भुगत रहा है, लेकिन आप कोई और दंड उसे कैसे दे सकते हैं? आप कृत्य का ही तो दंड देंगे, और कृत्य का दंड 6 तरीकों में से किसी एक ढंग से जो आप दे सकते थे वो आपने दे दिया। अब अगर आप उसके साथ कुछ और बुरा कर रहे हैं तो वो दंड का भाग कैसे माना जा सकता है? वो दंड का भाग नहीं हो सकता। आपने जुर्माना लगाया, ठीक, उसने दे दिया, नहीं दिया अतिरिक्त कारावास भुगता, और साथ में रिकवरी का प्रोसेस वो भी शुरू हो गया। आपने आजीवन कारावास दिया ना, तो कारावास डिफाइंड है ना, कारावास में वो है। कारावास, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये नहीं है कि दीवारों से घिरा हुआ स्थान, वो भौतिक स्वरूप की डेफिनेशन है। कारावास एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति इस इंप्रेशन में होता है कि वो निश्चित स्थान को छोड़कर नहीं जा सकता। उस स्थान की कोई दीवारें हैं, दीवारें नहीं हैं, इससे कोई मतलब नहीं।
और इस कॉन्सेप्शन को, ठीक है, 2 आंखें 12 हाथ, इस पिक्चर में पहली बार वही शांताराम की पिक्चर है, ठीक है, उन्होंने उसी में गाना था, ए मालिक तेरे बंदे हम, ठीक है, बड़ा लोकप्रिय हुआ, आज भी खूब लोग गाते हैं, ठीक है। उसमें ओपन जेल के कॉन्सेप्ट हिंदी फिल्मों में आए। उसका एक जानवर फिल्म बनी राजेश खन्ना की, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट दिखाया है। तो कारावास इसका मतलब दीवारों से घिरा स्थान नहीं है। और चलिए जो भी था, आपने उसे कारावास में रख दिया ना, अब कारावास की परिस्थितियों को दुर्बर बनाना, ये कैसे आप कर सकते हैं? क्योंकि ये तो एडिशनल दंड है जो आप दंड के नाम पर प्रशासित कर रहे हैं, और ऐसा लगातार चला है 1978 से पहले, और 1978 के बाद भी स्थिति सुधरी नहीं है, एकदम नहीं सुधरी है, धीमे धीमे ग्रेजुअली। और विशेषकर 80 से 90 का दशक, यह अनुच्छेद 21 के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा संवेदनशील दशक कहा जाएगा, ठीक है। और आपकी एक और आदत है, ठीक है, 80 से 90 दशक, तो आप अगर हम कुछ ना बोले इसके बाद यहीं पर रुक जाए, तो आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि 80 और 90 के दशक में बड़े अच्छे लोग थे, कि देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आ गई। ये नहीं सोचेंगे ये निहायत नीच लोग थे 80 से 90 के दशक में, जिनकी वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि यहां तक सोचना पड़ गया। ये आपके दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं, ठीक है, कि 80 से 90 के दशक में जो लोग सत्ता में रहे वो इतने इनह्यूमन, इतने क्रूअल, इतने नीच किस्म के लोग थे। उनके वंशज और उनके प्रतिनिधि आज भी हैं, कि उन्हें आदमी कहना ठीक नहीं है। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वो मुकदमा है जहां से पहली बार कंपनसेशन देना शुरू करेगा कोर्ट, ठीक है। उसका रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वो है जिसमें पहली बार कंपनसेशन के नाम पर कंपनसेशन दिया जाएगा। उसके बाद भीम सिंह, सेबेस्टियन यमांग्रे, नीलवती बेहरा, देयर आर नंबर ऑफ डिसीजन। लेकिन आपको अगर न कहा जाए तो आप ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं कि कितने बढ़िया लोग रहे होंगे, कितना बढ़िया इंटरप्रिटेशन आया है। ये इंटरप्रिटेशन पहले क्यों नहीं आ गया? इसलिए कि नहीं आया क्योंकि तब जरूरत नहीं थी या लोग सामर्थ्यशाली नहीं थे। जो कुछ इन मुकदमों में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, वही स्थितियां स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन ने की थी और उनके विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष हो गया था। और वही स्थितियां इस देश के शासकों ने, जिन्होंने उस समय शासन व्यवस्था संभाली, उन्होंने वही स्थितियां पैदा की इस देश में, जो कि 1978, इसीलिए हम बार बार कहते हैं ये बात कि जनता ही असल संरक्षक है सारी चीजों की, ठीक है। क्योंकि जनता ने तत्कालीन सत्ता व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका 78 में, इसलिए 78 में मेनका गांधी डिसाइड हुई। लेकिन 80 फिर वही लोग आ गए सत्ता में और फिर वही वायलेशन शुरू हुआ। तो 90 तक का दशक, 90-95 तक का दशक आप देखेंगे, और 90-95 के बाद ही सिनेरियो एकदम बदल गया है। उसके बाद मेनका गांधी भी प्रभावी, मतलब मेनका गांधी का डिसीजन भी प्रभावी पूरी तरह से अब होता दिखाई दे रहा है। अब अनुच्छेद 21 के नाम पर बहुत जल्दी एक्शन होते हैं, ठीक है। खैर, तो आप व्यक्ति को दंड देंगे तो दंड देंगे ना, दंड आपने दे दिया, आजीवन कारावास या जो भी आप देना चाहते थे दे दिया आपने। बाकी तो वो अभी भी आदमी ही बना हुआ है, अभी भी वो भारत का ही नागरिक है, अभी भी उसके अन्य किसी अधिकार में कोई कमी ये तो नहीं आई है ना।
अभी भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का वायदा आपने उससे कर रखा है ना। और अनुच्छेद 21 तो भारत की धरती पर नागरिक को छोड़ो सबको उपलब्ध है। तो सामाजिक न्याय अभी भी इस बात की मांग कर रहा है कि आपने उसके कृत्य के अनुपात में जो दंड देना समुचित समझा है वो भले ही दे दिया, लेकिन अतिरिक्त दंड आप उसे नहीं देंगे। और ये उसका अनुच्छेद 20 में गारंटीड राइट भी है। ठीक है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि कारागार के स्थान यानी प्रिजन, कारागार का प्रशासन यानी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन इस ढंग से चलाए हैं कि वो व्यक्ति जिसे सिर्फ दंड मिल गया वो दंड के अतिरिक्त या दंड को भुगतने के अतिरिक्त और भी दंडित हो। यह कैसे हो सकता है? और अगर कोई कानून इस ढंग का है जिसके आधार पर आप ये सब कर सकते हैं तो जस्ट फेयर और रीजनेबल नहीं है। और अगर है ही नहीं तो आप निरंकुश कृत्य कर रहे हैं और विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, और वो भी विदाउट ड्यू अथॉरिटी ऑफ लॉ। आप ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 21 के अनुसार अनुमित नहीं है। ये बात पहली बार ध्यान में आनी शुरू हुई मेनका गांधी के बाद। ठीक है, और ये बात जैसे ही ध्यान में आई बस प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में जबरदस्त सुधार शुरू हो गए। पहली बार कोर्ट के ध्यान में आई सुनील बत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुनील बत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक नक्सलाइट कम्युनिस्ट होते हैं विचारधारा से। छत्तीसगढ़ आदि में नक्सलाइट की समस्या इस सरकार में तो बहुत कम हुई है क्योंकि सरकार का व्यवहार नक्सलाइट्स के प्रति बड़ा कठोर है और इस सरकार का व्यवहार आतंकवाद के ही प्रति बड़ा कठोर है। अन्यथा तो यहां बंबई सीरियल बम ब्लास्ट जैसे काम भी हुए और एक बार भी यहां की सरकार ने उचित नहीं समझा कि जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे उनसे कोई आंख में आंख डालकर बात भी की जाती है। ठीक है, और इस सरकार के समय ये तो आपको भले ही याद हो ना हो, हमें तो खूब याद है। ठीक है, इस ढंग की चीजें टीवी पर, समाचारों में, सिनेमा हॉल्स में खूब दिखाई जाती थी कि सार्वजनिक स्थानों पर पड़े किसी लावारिस वस्तु को आप न छुएं, ये बम हो सकता है। ये हमने तो खूब सुना है, ठीक है, खूब देखा है। और उसके बाद जब भी इस देश पर आतंकवादी हमला हुआ तो यहां की सरकार सो गई, सिवाय कुछ कूटनीतिक प्रयासों के, कुछ दूतों के आवागमन और दस्तावेजों के आदान प्रदान से ज्यादा कभी कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इस सरकार के कार्यकाल में जरूर ऐसा हुआ कि 3 बड़े आतंकवादी हमले हुए और तीनों बार ठीक से मरम्मत की गई। ठीक है, ऐसा जरूर हुआ। ठीक है, तो आपका जो आतंकवादी थे नक्सलाइट सुनील बत्रा, और ये जेल में बंद थे तिहाड़ में, इनके साथ इन्हें कहां रख रहे थे? एकांत परिरोध में, सेलुलर, ठीक है, आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। तो इन्होंने ये कहा कि हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता क्योंकि अनुच्छेद 19 में वर्णित मेरा अधिकार, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 21 की दैहिक स्वतंत्रता में भी शामिल है, उसे आपने दंड के माध्यम से समाप्त कर दिया। ठीक है, और वो दंड आपने हमें विधि और विधि की स्थापित प्रक्रिया से दिया, इसलिए हम उस पर कोई सवाल उठा भी नहीं रहे। ठीक है, हो सकता है किया आपने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो स्वतंत्रता मेरी सीमित हो गई वहां तक बात ठीक है।
शेष तो बनी हुई हैं अभी तक, और जब शेष बनी हुई है तो उनमें से किसी को आप विधि और विधि की स्थापित प्रक्रिया के बिना हमें देने से मना कैसे कर सकते हैं? और दूसरा, मेरे सारे फंडामेंटल राइट तो समाप्त नहीं हो गए। फंडामेंटल राइट का एक छोटा सा भाग समाप्त हो गया है, ठीक है, जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है और 21 में भी शामिल है, वो छोटा सा भाग समाप्त हो गया है। तो शेष तो बने हुए हैं, और जब शेष बने हुए हैं तो यह कहा जाएगा कि हमें अनुच्छेद 20 अभी भी प्राप्त है, और अनुच्छेद 20 कहता है एक ही काम के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। और आपने जो हमें दंड दिया वो था 6 दंडों में से एक, और सॉलिटरी कंफाइनमेंट आईपीसी में सेपरेट दंड है, सेक्शन 73 सेपरेट दंड है वो, और उसमें यह आवश्यक किया गया है कि कोर्ट अवार्ड करे। जब तक अवार्ड नहीं कर रहा, यू कैन नॉट डिटेन एनीबडी इन द सॉलिटरी कंफाइनमेंट, आप कर ही नहीं सकते। तो आपने ये जो मेरा एकांत परिरोध किया है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किए गए परिरोध की श्रेणी में आता है। दैट इज वाई इट कांट बी सैंक्शन्ड, एंड कोर्ट हैज स्पोकन इन द अफर्मेटिव, ठीक है, इन केस ऑफ सुनील बत्रा। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, आदमी की प्राणोदयिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो सकता है, तो कर दिया, दंड दे दिया। अब आप अनुशासन बनाने के नाम पर किसी कैदी को पीट कैसे सकते हैं? ठीक है, क्योंकि अनुशासन बनाने के लिए पीटना ये तो कहीं लिखा ही नहीं। हां, अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ किया जा सकता है, लेकिन दैट मस्ट बी रीजनेबल, वो रीजनेबल होना चाहिए, और उसके लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए। आप बिना किसी कानून की अथॉरिटी के अनुशासन बनाने के नाम पर जेल में कैदियों को पीट रहे हैं, ये तो नहीं चल सकता। ठीक है, ये कैसे चलेगा? आप बिना किसी कानून की अथॉरिटी के, ठीक है, जेलों के अंदर किसी को सॉलिटरी कंफाइनमेंट पे रख रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, ये तो ठीक नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। हां, उन्होंने कहा उस कैदी के संबंध में आपका जो रेगुलेशन है, मैनुअल है जेल का, जिसे मृत्युदंड मिल गया है और जिसकी समस्त याचिकाएं या जिसके समस्त प्रकार के अनुतोष पाने के अधिकार अब समाप्त हो चुके हैं, यानी अब फांसी टाली नहीं जा सकती किसी भी सूरत, यानी मर्सी पिटीशन भी खारिज हो गई, उसे आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अन्य लोग जब आपको देखते हैं तो आपको अपना दुख ज्यादा याद आता है, तो हमें उसे मृत्युदंड देना है, उसे पीड़ा सहित मृत्युदंड नहीं देना है, मृत्युदंड देना है। और ये बात अभी डेथ सेंटेंस में और आएगी, फांसी लगाने के तरीके पर और आएगी कि वो भी ह्यूमनाइज हुआ है आर्टिकल 21 के बाद। भाई मृत्युदंड देना है तो 2 प्रकार से दिया जा सकता है, एक दर्दनाक मृत्यु और एक, ठीक है, पेनलेस डेथ। तो मृत्युदंड आपने प्रोवाइड किया तो पेनफुल मृत्युदंड ये तो नहीं है कानून में, तो आप पेनफुल क्यों देंगे? आपको पेनलेस देना चाहिए। तो उन्होंने कहा केवल उसे आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रख सकते हैं। उस संबंध में जो आपका मैनुअल है वो एक जस्ट, फेयर और रीजनेबल प्रोसेस को अपने में समाहित कर रहा है, तो उस विधि की अपेक्षा के मुताबिक आप ऐसा कर सकते हैं, शेष नहीं। इस बात का भी आगे और प्रभाव हुआ, क्योंकि बंदी सिर्फ वे ही नहीं है
अपने व्यू को बड़ा कीजिए। जो सिर्फ जेलों में बंद है, पागल भी जहां बंद है वो जेल से कम नहीं है। ठीक है, बच्चे जो लावारिस, अनाथ, ठीक है, महिलाएं जो या तो किसी अपराध की शिकार है या अपराध की शिकार नहीं भी है, तो भी समाज द्वारा परित्यक्त है, वो जहां है वो भी जेल से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें भी वहां से निकलने नहीं दिया जाता है। तो उनकी दशाएं, उनकी जो दशा थी वो भी बहुत खराब थी, आज भी है, आज भी है। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि ऐसी महिलाओं के जो आश्रय स्थल हैं वहां तो उन्हें वैश्यावृत्ति के लिए, ठीक है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए भेजा जाता है। ठीक है, ये अक्सर अखबारों में घोटाले और ये सारी चीजें आती रहती हैं। इन सबकी स्थिति पर भी विचार हुआ है। शीला बरसे नाम है, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कोर्ट ने कहा कि जो जहां महिलाओं को कैद करने के स्थान है वहां जो सुरक्षा व्यवस्था होगी उसकी कई लेयर्स हो सकती हैं। तो जो फर्स्ट लेयर होगी, है फर्स्ट लेयर सबसे निकट होती है बंदी के, मतलब वो महिलाओं की ही होगी। ठीक है, वो फर्स्ट लेयर और किसी की नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेयर में अगर पुरुष होंगे, ठीक है, तो आखिर कोई अपना दैनिक कामकाज, नहाना धोना ये तो करेगा ना। ठीक है, तो वो ठीक स्थिति, भद्र स्थिति नहीं होगी, अभद्र होगी। तो फर्स्ट लेयर में महिलाएं वही गार्ड करेंगी। इंट्रोगेशन जब उनसे चलेगा तो महिला पुलिस अधिकारी यथासंभव, ठीक है, आपके पास महिला पुलिस अधिकारी अवेलेबल है, पुलिस इंट्रोगेट करेगी तो महिला पुलिस का इंट्रोगेट किया जाना ये ज्यादा ठीक है। रीजनेबल प्रोसेस होना चाहिए ना। तो रीजनेबल क्या है? रीजनेबल यही है। तो उसमें सुधार ये भी लाए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि बेकैदी जो पागल हैं या पागल, आप अगर कैदी है और पागल हो गया तो आपने जेलें बना रखी, जैसे बनारस में वहां भेज दिया, अब वो ठीक भी होगा तो भी वहीं बंद है, क्योंकि कोई सुनने ही वाला नहीं है। ठीक है, और अगर पागल है और वायलेंट है तो आपने उसे जेल में बंद कर दिया, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा इलाज होना चाहिए, क्योंकि आप संविधान लाए क्यों? चलने देते अंग्रेजों का शासन क्या था? हम इसीलिए तो अंग्रेजों का शासन नहीं चलने दे रहे थे, बिकॉज दे आर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द ह्यूमन सफरिंग। यही तो बात थी। अदरवाइज आप स्वतंत्रता का संघर्ष कर ही क्यों रहे थे? और अगर यह बात थी तो आप उस रास्ते पर कैसे चल सकते? इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप अगर पागल है या पागल कैदी है तो उसे मेंटल हॉस्पिटल्स में रखें। वहां भी जेलों जैसा ही वातावरण होता है, लेकिन जेल से बेहतर होता है। जेलों जैसा वातावरण मतलब जाने नहीं देंगे आपको, उसके लिए वो रखेंगे कि आप भाग ना पाओ वहां से। लेकिन ये नहीं कि बैरक में बंद कर रखा, ठीक है, जितना जरूरी है उतना ही बंधन दे रखा जाएगा। हां, इस पर कुछ युक्ति संगत बातें भी मानी है उन्होंने। उन्होंने कहा कि जैसे कोई कैदी ये मांग नहीं कर सकता
कि साहब जो है गार्ड्स नहीं लगाए जाएंगे या लाइव वायर नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि उससे आपका कोई मतलब नहीं। भाई लग रहा तो लग रहा, आपको क्या लेना देना, आप भाग तो नहीं रहे ना वहां से। जब भागेंगे तब दिक्कत आएगी ना, वो तो आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर जो हिंसा हो रही थी उसे रोका आर्टिकल 21 के इंपैक्ट से, और साथ ही एक बैलेंस कि कैदी भी नाजायज लाभ उसका न उठा सके, तो उसके लिए मना भी किया कि नहीं, ये तो आपका अधिकार ही नहीं। हाँ, एक बात और कही कि अगर किसी कैदी के साथ कोई मैला ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, जिसके बारे में आपका यह कहना है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए वो जरूरी था, तो आप ऐसा कानून बनाए जो पोस्ट, ठीक है, एक्शन, जो आपने कार्रवाई की उसके बाद अनुतोष प्राप्त करने के लिए बंदी को न सिर्फ हकदार बनाए बल्कि उस अथॉरिटी की व्यवस्था भी करे जिसके द्वारा वो अनुतोष प्राप्त कर सकता है, ताकि आपकी गतिविधियों पर अंकुश है, आप निराधार किसी को ढंग से ट्रीट न करें। सुनील बत्रा वर्सेस सुनील बत्रा सेकंड आया था। सुनील बत्रा सेकंड में महत्व उस बात का इसलिए है क्योंकि लेटर लिखा गया था, लेटर सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को पीआईएल के तौर पे लिया था। ठीक है, प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज से अलग हटकर प्रक्रियात्मक तकनीकियों से कि साहब पिटीशन होना चाहिए, उसमें एफिडेविट होना चाहिए, उसमें हमारी रजिस्ट्री में दिया जाना चाहिए, 3 दिन बाद वो हमारे पास आएगा, इन सब चीजों से अलग हटकर पहली बार सिर्फ लेटर उसे उन्होंने पीआईएल के तौर पर ट्वीट किया था। और उसका महत्व इसलिए भी है कि सुनील बत्रा में पहली बार यह कहा कि जो 5 टेक्निकल रिटें समझी जाती हैं, अब तक हम सिर्फ वही नहीं उसके अलावा भी रिटर्न जारी कर सकते हैं। हालांकि सुनील बत्रा सेकंड में जारी उन्होंने हैबियस कार्पस नाम से ही रिट की थी। जारी कौन सी की थी? जो रिट जारी की थी उसका नाम उन्होंने हैबियस कार्पस ही दिया था, लेकिन इन स्ट्रिक्ट सेंस वो हैबियस कार्पस की रिट नहीं थी, इसीलिए उसका बड़ा महत्व है। क्यों नहीं थी? क्योंकि आपको मालूम है हैबियस कार्पस काहे के लिए जारी होती है? हैबियस कार्पस व्यक्ति को जो इलीगली डिटेन है उसे छुड़ाने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, उसमें न्यायालय ये कहता है मेरे समक्ष पेश करिए जिसे आपने डिटेन कर रखा है। लेकिन सुनील बत्रा सेकंड में मामला जो था वो ये था कि जेल अथॉरिटीज ने जो बंदी थे उन पर आक्रमण किया था, और सुनील बत्रा ने चिट्ठी लिखी थी सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे बंदियों पर जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने हमला किया है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। तो उन्होंने हैबियस कार्पस के नाम से रिट जारी की, लेकिन उससे मना क्या किया कि आप इस ढंग का हमला नहीं करेंगे, और जो आपने किया गलत किया। और इसके लिए हैबियस कार्पस पहले कभी जारी हुई नहीं थी, इसलिए फंक्शनल इंपॉर्टेंस हैबियस कार्पस की बढ़ाई उन्होंने। ठीक है, जो काम करने की क्षमता थी हैबियस कार्पस की बंदी प्रशिक्षण की रिट की, उसको और बढ़ा दिया। ठीक है, और ये वो कर ही नहीं सकते थे अगर उन्हें 5 प्रकार की रिटें ही जारी करने की शक्ति होती, इन स्ट्रिक्ट सेंस जो पहले जारी होती रही। इसलिए आपकी ये बात भी, ये जानकारी भी गलत है कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 5 प्रकार की रिटें ही सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, ये भी गलत है। इसके अलावा मेनका गांधी का इंपैक्ट यह भी हुआ है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर। आपने देखा था 110 सीआरपीसी आपने पढ़ी थी, उसमें क्या आया था, यदि व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी है तो उसे 3 साल के लिए शांति बनाए रखने और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति मांगी जा सकती। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं किया। अब आप अभ्यस्त अपराधी होने के लिए तो उसे दंड मिल चुका है, अब ये एडिशनल क्यों कर रहे हैं आप?
ठीक है, ये एडिशनल तो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप जो आप उसने किया उसका दंड पा लिया उसने। तो कोर्ट ने कहा कि चलिए हम आपकी ये बात मान लेते हैं, ये रीजनेबल है, क्योंकि अभ्यस्त है इसलिए सदाचारी बने रहने की, अभ्यस्त है इसलिए, अपराधी है इसलिए नहीं, अभ्यस्त अपराधी है, क्योंकि अपराधी ठीक है एक मौके पर हो गया, लेकिन ये अभ्यस्त अपराधी है, तो जस्ट फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर के नाते इससे प्रतिभूति मांगी जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए कि अभ्यस्त अपराधी है इसकी जांच पहले हो जाए ठीक से, जब तक इसकी जांच ना हो तब तक नहीं। फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसे 468 सीआरपीसी है, उसमें यह कहा कि लिमिटेशन बीतने के बाद भी अपराधों का संज्ञान हो सकता है। ठीक है, आपको मालूम है कि किन अपराधों में सजा 3 साल से ऊपर है उनमें तो लिमिटेशन है ही नहीं, क्योंकि 3 साल तक के मामलों में तो लिमिटेशन है, लेकिन उसको भी कोर्ट कंडोन कर सकता है। तो उनका आप कर सकते हैं, इसका मतलब कर देंगे नहीं, जरा देखें विलंब क्यों हुआ। ऐसे नहीं कि बस एप्लीकेशन आई और आपने विलंब माफ कर दिया, देखें क्यों हुआ, क्योंकि महत्वपूर्ण मामला है, व्यक्ति आपराधिक विचारण का सामना करेगा, परेशान होगा। तो अगर उसका कोई औचित्य नहीं, इतना विलंब हो चुका कि आपको पता है गवाह भी मर गए होंगे, तो इसे परेशान करने से क्या फायदा, जब गवाही तुम नहीं ला पाओगे। विचारण हम शुरू करते हैं तो ये तारीखें करेगा, गवाह तो आएंगे नहीं क्योंकि वो मर चुके होंगे, इतना समय बीत चुका है, तो फिर कोई मतलब नहीं बचा। ठीक है, विलंब माफ नहीं करना चाहिए। कल ही हमारी कोर्ट में एक मसला आया, जिस मामले में विचारण हुआ उस मामले में सीजीएम साहब को विचारण की ताकत ही नहीं। एक्ट के मुताबिक वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित होना चाहिए, और मामला कितना पुराना, 20 साल पुराना। अब अगर आज की डेट में, ठीक है, वहां भेज भी दिया जाए विचारण के लिए, तो चूंकि गलत कोर्ट ने संज्ञान किया इसलिए संज्ञान तो दूषित हो गया, अब वही कोर्ट संज्ञान करेगा। अब जब संज्ञान से मामला फिर से शुरू होगा तो आज शुरू होगा ना, 20 साल में तो गवाही मर गए होंगे, तो कुछ बचा ही नहीं होगा। तो इसमें विलंब क्षमा किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार की चीजें कोर्ट ने कहा यह भी ठीक नहीं है। फिर प्री बार्गेनिंग, जैसे कोर्ट के सामने एक मामला गया, उसमें प्री बार्गेनिंग में आपको मालूम है आप क्या करते हैं, प्री बार्गेनिंग में न्यायालय से सौदा करते हैं कि हम स्वीकार किए ले रहे हैं अपराध, और आप वचन देते हैं, यानी न्यायालय वचन देता है कि हम तुम्हें कम दंड से दंडित करेंगे, शायद 1/4 है मैक्सिमम का, शायद, हम कंफर्म नहीं है, आप प्री बार्गेनिंग में देख लेंगे, शायद 1/4 है या आधा हो, 1/4 ही है जहां तक हमें याद पड़ता है, जो भी है फिलहाल कम दंड देंगे। अब प्री बार्गेनिंग आदमी ने स्वीकार कर लिया, अपील में गया मामला, ठीक है, अपीलेट कोर्ट ने यह कहा कि नहीं इसमें तो कम दंड मिलना ही नहीं चाहिए, बहुत कम मिला, और उन्होंने दंड बढ़ा दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ठीक है, हालांकि प्री बार्गेनिंग की अपील नहीं होगी, ठीक है, प्री बार्गेनिंग की अपील नहीं होगी, लेकिन कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स हैं, हमें एकदम याद नहीं पड़ रहा, कल हम देख के कंफर्म भी कर सकते, कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स हैं जिन पर कुछ हो सकता है, अपील, रिवीजन, और वहां तो जा ही सकते हैं, एसएलपी वगैरह में तो जा ही सकते हैं। तो कोर्ट ने यह कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि गलत हुआ तो आप नीचे रिमांड करिए, प्रतिप्रेषित करिए मामले को, और कहिए शुरुआत से विचारणा करें, ताकि उसे डिफेंस करने का अवसर मिले। उसमें तो उसने स्वीकार कर लिया, उसने डिफेंस ही नहीं किया, ठीक है। तो आप देखेंगे मेनका गांधी का जबरदस्त इंपैक्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर आया है, चाहे वो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बेल हो, चाहे वो पुलिस टॉर्चर हो, ठीक है, चाहे हथकड़ी लगाने का मामला हो, चाहे स्पीडी ट्रायल हो, चाहे लीगल एड हो, चाहे लंबे समय तक व्यक्तियों को बिना विचारण बंद रखना हो, सब पर जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है। और इसकी सारी बात आपके सामने रखी गई। अब सिर्फ जो बात बची वो बची है डेथ सेंटेंस, कास्टोडियल वायलेंस यानी थानों में और कस्टडी में वायलेंस, और जो नई बात शुरू की सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन देने की, उसके बाद एक्सटेंडेड व्यू, ठीक है, कौन कौन से नए अधिकार
कौन कौन सी नई स्वतंत्रताएं कोर्ट के द्वारा पहचानी गई और इंडिविजुअल लिबर्टी के तौर पर उन्हें मान्यता मिली है, चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।